आज आपको ऐसे बीच की कहानी सुना रहे हैं जहां वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, यानी वहां एक दिन 50 साल के बराबर है। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक फैमिली घूमने के लिए अनामिका रिजॉर्ट जा रही होती है, रिजॉर्ट की ही वैन में। इस फैमिली में माँ बाप और 2 बच्चे होते हैं। गाय कैप्पा और प्रिस्का कैप्पा अनकरीब अपनी शादी खत्म करने जा रहे होते हैं और इससे पहले वो अपनी 11 साला बेटी मैडक्स और 6 साला बेटे ट्रेंट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। प्रिस्का को ट्यूमर होता है। जल्द ही वो एक आइलैंड पर वाक़या खूबसूरत से रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। वहां का मैनेजर उनका इस्तकबाल करता है। मैड्रिड नामी लड़की उनको कॉकटेल सर्व करती है। प्रिस्का बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है कि यकीन नहीं हो रहा इतना अच्छा रिजॉर्ट ऑनलाइन मिला है। ट्रेंट और मैडक्स की मुलाकात वहाँ इडलिब से होती है, जो वहाँ के मैनेजर का नेफ्यू था। ट्रेंट और इडलिब की दोस्ती हो जाती है। ट्रेंट और इडलिब बीच पर जाते हैं तो वहाँ मौजूद सब लोगों से उनके बारे में पूछते हैं। वहाँ उन्हें एक पुलिस ऑफिसर ग्रेग मिचेल भी मिलता है। इडलिब ट्रेंट को एक पजल देता है जिसकी डिकोडिंग करके ट्रेंट को बहुत मजा आता है। मैनेजर कैप्पा फैमिली के पास आता है और कहता है कि यहाँ एक प्राइवेट बीच है जो बहुत खूबसूरत है और इस खास बीच के बारे में वो सिर्फ उन्हीं खास लोगों को बताता है जो उससे पसंद आते हैं। वो लोग वहां जाने के लिए रजामंद हो जाते हैं और मैनेजर उन्हें बाकी कुछ और भी लोगों के साथ इस बीच पर पहुंचा देता है। लेकिन मैन का ड्राइवर उन्हें उतार कर कहता है कि जब शाम को वापस आना हो तो कॉल करके उसे बुला ले, और इसके साथ ही वो फौरन वहां से वापस चला जाता है। वो उन्हें ढेर सारे खाने पीने की चीजें भी देता है। अब वहाँ बीच पर कैप्पा फैमिली के अलावा एक और फैमिली भी होती है जिसमें एक डॉक्टर चार्ल्स, उसकी वाइफ क्रिस्टल, बेटी कैरा और बूढ़ी माँ भी शामिल होती हैं। वहाँ पहले से एक आदमी भी मौजूद होता है। ट्रेंट और मैडक्स को पानी में एक लड़की की बॉडी मिलती है। वो सबको वहाँ बुलाते हैं। मिड साइज सीडान इस लड़की की बॉडी के करीब आता है तो इसे पहचान लेता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। उस आदमी के नाक से मुसलसल खून निकल रहा होता है। वो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अकेले ही तैरने गई थी कुछ देर पहले। चार्ल्स इस पर शक करता है कि शायद इसने खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। चार्ल्स बताता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा। इतनी देर में एक और कपल भी वहाँ आ जाता है जिसमें एक मेल नर्स जेरिन अपनी वाइफ पैट्रिशिया के साथ होता है। पैट्रिशिया को अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे। जेरिन फोन के सिग्नल ढूंढने के लिए वापस वहां चट्टानों के बीच में जाने लगता है जहां से वो लोग गुजर कर आए थे, लेकिन अचानक उसका सर बहुत भारी होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो वापस बीच पर पड़ा होता है। अचानक चार्ल्स की माँ की तबीयत खराब होने लगती है और वो मर जाती है। ट्रेंट और मैडक्स को दूर पहाड़ी पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है जिसे वो समझ नहीं पाते कि वो क्या है। वो दोनों जेरिन और पैट्रिशिया से बातें करने लगते हैं। जेरिन ट्रेंट से उसकी उम्र पूछता है तो वो कहता है कि मैं 6 साल का हूँ। जेरिन कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम तो 11 साल से कम नहीं हो। इतने में प्रिस्का वहाँ आती है और जेरिन और पैट्रिशिया से अपने बच्चों का पूछती है। सामने बैठे ट्रेंट और मैडक्स बोलते हैं, मॉम हम तो आपके सामने ही हैं यहाँ। वो उन्हें देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि अब वो अपनी उम्र से बहुत बड़े हो चुके थे। गाय वहाँ आता है और कहता है हमें वापस जाना चाहिए। प्रिस्का उसे बच्चों के बारे में बताती है। मिड साइज सीडान वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो चार्ल्स भी उसके पीछे भागता है। वो दोनों इन चट्टानों में जाते हैं तो उनका सर भी भारी होने लगता है और वो भी बेहोश हो जाते हैं। सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। उनको अंदाजा हो जाता है कि वो लोग यहाँ फंस चुके हैं। यहाँ ऐसा कुछ है कि जैसे ही वो लोग वापस जाने लगते हैं बेहोश हो जाते हैं। प्रिस्का गाय को कहती है कि हो सकता है बच्चों ने कुछ खा लिया हो या कोई वायरस हो जिसकी वजह से बच्चों की उम्र बढ़ रही है। इसी लम्हे डॉक्टर एक चाकू निकालकर मिड साइज सीडान पर वार करके इसे जख्मी कर देता है और साथ ही कहता है शायद वो मुझे मारने वाला था। जेरिन जब मिड साइज मैन का जख्म देखता है तो वो भर चुका था। मिड साइज सीडान कहता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड बीमार थे और यहाँ अच्छा टाइम गुजारने आए थे। मिड साइज सीडान को ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी होती है। इतनी देर में प्रिस्का की तबीयत खराब होने लगती है। उसका ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा होता है जो कि पहले सिर्फ 3 सेंटीमीटर का था। वो बेहोश हो जाती है तो जेरिन नर्स डॉक्टर से उसका ट्यूमर काट कर निकालने को कहता है, लेकिन डॉक्टर अजीब बातें करने लगता है जैसे कोई साइको पेशेंट हो। आखिरकार जेरिन और वो डॉक्टर प्रिस्का की बॉडी से बड़ा सा ट्यूमर जैसे ही निकालते हैं उसका जख्म उसी वक्त भर जाता है और वो होश में आ जाती है। मिड साइज सीडान अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी देखता है तो वो डिकम्पोज होकर ढांचा बन चुकी थी। प्रिस्का म्यूजियम में जॉब करती थी। वो बताती है कि बॉडी डिकम्पोज होने में कम से कम भी 7 साल लग जाते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 3 घंटे लगे। उनको अब ये भी पता चल जाता है कि यहाँ का आधा घंटा 1 साल के बराबर है, यानी एक दिन में उन सब की उम्र 50 साल तक बढ़ जाएगी। बच्चों की बॉडी भी तेजी से ग्रो कर रही होती है, इसीलिए वो ज्यादा खा रहे होते हैं। कैरा और ट्रेंट
जब अपने टेंट से बाहर आते हैं तो कैरा प्रेग्नेंट होती है और देखते ही देखते इसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो एक बच्चे को डिलीवर करती है जो उसी टाइम मर जाता है। डॉक्टर चार्ल्स भी एक मेंटल पेशेंट था जो सब पर शक करता है और अपना दुश्मन समझता है। वो मिड साइज सेडान को मार देता है। जेरिन को समझ नहीं आ रहा होता कि पैट्रिशिया को अभी तक कोई दौरा क्यों नहीं पड़ा। वो फैसला करता है कि वो समंदर के रास्ते तैर कर रिजॉर्ट जाएगा और वहाँ से मदद लेकर आएगा। आप लोगों को ये भी समझ में आने लगता है कि यहाँ जो भी फैमिली आई है उनमें कोई ना कोई बीमार है। गाय प्रिस्का से कहता है कि हम सब लोगों को ऑनलाइन इस रिजॉर्ट का मालूम हुआ है। इन लोगों को हमारी मेडिकल कंडीशन का इल्म था। वो लोग चुनकर हमें यहाँ लाए हैं। उन सब का पासपोर्ट भी वही होटल में ही है और घर से एयरपोर्ट के लिए भी कार उन्हीं लोगों ने भेजी थी और फिर प्लेन भी। दुनिया के लिए वो लोग कभी घर से निकले ही नहीं। सामने की पहाड़ी से मुसलसल उन्हें कोई वॉच कर रहा होता है। मैडेक्स समंदर की तरफ आती है तो उसको जेरिन की बॉडी दिखाई देती है। वो भी अब मर चुका था। कैरा चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन ऊपर जाकर वो बेहोश होकर नीचे गिरती है और मर जाती है। पैट्रिशिया को शदीद दौरा पड़ता है और वो भी मर जाती है। सब अब बूढ़े होने लगे थे। गाय की नजर कमजोर हो रही थी और पैट्रिशिया को कम सुनाई देने लगता है। कैल्शियम की कमी होने से क्रिस्टल की कमर झुक चुकी है। ट्रेंट और मैडेक्स आग जलाने के लिए उनसे पहले आए लोगों के छोड़े हुए सामान में चीजें तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें यहाँ पहले आने वाले किसी शख्स ने लिखा हुआ था कि यहाँ लाखों साल पहले समंदर में डूबी चट्टानों और उनमें पाए जाने वाले मिनरल्स की वजह से बॉडी सेल्स की उम्र इस बीच पर तेजी से बढ़ रही है। उस शख्स ने इस डायरी में वहाँ आने वाले सब लोगों के नाम और एड्रेस भी लिखे हुए थे। ट्रेंट सामने पहाड़ पर नजर आने वाली रोशनी को देखकर मैडेक्स से कहता है कि वो एक कैमरा है, कोई उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। गाय और प्रिस्का आग के करीब बैठे होते हैं कि चार्ल्स उनकी तरफ आता है और हमला कर देता है। प्रिस्का उसको जंग लगी नाइफ मारती है तो उसका जख्म हील होने की बजाय बढ़ने लगता है। प्रिस्का कहती है कि ये जंग है और खून में मिलने के बाद ये जहर का काम करता है। फिर देखते ही देखते चार्ल्स की बॉडी में जहर फैल जाता है और वो मर जाता है। मैडेक्स और ट्रेंट चट्टानों के करीब बैठे होते हैं तो उन्हें क्रिस्टल दिखाई देती है। वो कैरा की मौत और अपनी बढ़ती हुई उम्र और साथ ही बिगड़ती हुई शक्ल से बहुत परेशान होती है। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है जो इस पर ही गिर जाता है और उसका बाजू टूट जाता है, लेकिन साथ ही गलत एंगल में जुड़ भी जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ती है लेकिन चट्टान से टकरा कर उसकी हड्डियां टूटती हैं और फिर से गलत एंगल में जुड़ती जाती हैं और जब वो मरती है तो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही होती है। अब कैपा फैमिली वहाँ अकेली रह गई थी। प्रिस्का और गाय एक दूसरे को माफ कर देते हैं। प्रिस्का और गाय काफी बूढ़े हो चुके थे। गाय प्रिस्का के कंधे पर सर रखता है और साथ ही उसकी भी जान निकल जाती है। प्रिस्का समंदर की तरफ जाने लगती है और वहीं गिर जाती है। अब वो भी दुनिया से जा चुकी थी। बीच पर अब सिर्फ ट्रेंट और मैडेक्स ही रह जाते हैं। सुबह हो जाती है। अब उन लोगों की भी उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उनके पास अब सिर्फ 13 घंटे बचे थे। वो अब दोबारा वहाँ से निकलने का सोचते हैं, लेकिन इससे पहले वो रेत का महल बनाने लगते हैं। ट्रेंट को ख्याल आता है कि इडलिब ने यहाँ आने से पहले उसको एक मैसेज दिया था जो उससे डिकोड ना हो सका था। मैडेक्स कहती है कि अब डिकोड कर लो। ट्रेंट देखता है कि इडलिब ने इसे खुफिया मैसेज में लिखा होता है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है, यानी उसने अपने दोस्त ट्रेंट को यहाँ से निकलने की हिंट दी थी। ट्रेंट कहता है कि शायद कोरल उन्हें चट्टानों के असर से बचा सकता है। वो लोग कोरल के रास्ते तैरने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जो शख्स इन पर नजर रखे हुए था वो वही ड्राइवर था जो उन्हें यहाँ छोड़ने आया था। वो कॉल करके उन सब के मरने की खबर सुनाता है और कहता है कि 73 ट्रायल के सब लोग मर चुके हैं और ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया है। फिर वो सारी रिकॉर्डिंग लेकर बेस पर जाता है जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वॉरेन एंड वॉरेन की लैब थी। वो लोग बीमार लोगों को चुनकर रिजॉर्ट पर लाते हैं। फिर उनको अपनी नई बनाई हुई मेडिसिन का तजर्बा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें कॉकटेल के जरिए मेडिसिन दी जाती है और फिर उन्हें इस बीच पर भेज दिया जाता है जहां वक्त तेजी से गुजरता है, यानी उन्हें एक ही दिन में अपनी बनाई हुई मेडिसिन का रिजल्ट मिल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी होटल में मौजूद पुलिस ऑफिसर के पास आता है और उसे एक डायरी देता है। रिजॉर्ट में फिर से कार रुकती है। मैनेजर आगे बढ़कर गेस्ट को वेलकम करता है और उन्हें कॉकटेल सर्व करने लगते हैं तो ट्रेंट आकर वो गिरा देता है और गेस्ट को कहता है इनके यहाँ का कुछ नहीं खाना
खाना पीना। इन लोगों ने मेरे माँ बाप और बहुत से लोगों को मार दिया है। दूसरी तरफ पुलिसमैन उस डायरी से मिले नाम और एड्रेस की इन्वेस्टिगेशन करता है तो पता चलता है कि ये सब लोग मिसिंग पर्सन्स हैं। इडलिप ट्रेंट और मैडक्स के पास आता है और ट्रेंट उसे उसका पजल वापस करता है। उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी को भी बंद कर दिया जाता है। ट्रेंट और मैडक्स को उनकी आंटी के पास भेज दिया जाता है, लेकिन ट्रेंट अब 6 साल का बच्चा नहीं रहा था, बल्कि अब उसकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।